वेलकम गाइस ऑन सिविल्स डेली आईएएस यूट्यूब चैनल। आज से हम लोग प्रिपरेशन करेंगे 28 मई के डे के दिन। आप कैसे अपने आप को काम रख सकते हैं, कैसे आप महेंद्र सिंह धोनी बन सकते हैं 28 मई के दिन। देखो, वहां पर जोश से नहीं होश से काम लेना होगा। मुझे पता है कि हम जोश में होंगे, हमारे ऊपर प्रेशर भी रहेगा कि उस दिन कुछ करके दिखाना है। ये देश का सबसे मुश्किल एग्जाम है। सब जगह पता होगा कि भाई लड़का गया हुआ है आईएएस का एग्जाम देने के लिए, और उसमें हमें एक एक्सपेक्टेशन का प्रेशर भी फील हो रहा होगा कि यार बहुत लोगों के माँ बाप साथ में आ रहे हैं, बहुत लोगों के दोस्त लोगों ने एक्सपेक्टेशन रख रखी होगी। तो उस दिन हम लोगों को किस तरीके से अपने आप को काम रखना है, किस तरीके से अपने आप को इस तरीके से प्रिपेयर करना है कि कितनी भी और सिचुएशन हो, उस सिचुएशन को हम हैंडल कर जाएंगे। और हमें उस दिन बेस्ट नहीं करना है, हमें उस दिन बेस्ट नहीं करना है, हमें तो बस कुछ ऐसा करना है कि हम लोग मेंस लिखने के काबिल बन जाएं। बस कैसे भी कैसे कट ऑफ क्रॉस हो जाए। याद रखो, सबसे गलतियां होंगी, सबसे गलतियां होंगी, तुम्हें बस कम गलतियां करनी है, ठीक है। ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जिससे गलतियां नहीं होंगी। बस आप लोगों को यह ध्यान रखना है कि सबसे गलतियां होने के बावजूद मुझे थोड़ी सी कम गलतियां करना है ताकि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए। यह कहानी रहेगी कि किस तरीके से आप अपने आप को कूल रख सकते हैं 28 मई के दिन। मैं अपनी 5 चीजें आपसे शेयर करूंगा, मैं अपने अटेम्प्ट का एक्सपीरियंस भी आपसे शेयर करूंगा कि मैं किस तरीके से एग्जाम के दिन अपने आप को मैनेज करता था, और मैं हर बार किस तरीके से प्रीलिम्स को क्लियर कर लिया। ऑल्दो मेरी प्रिपरेशन हर बार बहुत अच्छी नहीं रही थी, ठीक है। मैं जॉब के साथ एग्जाम दे रहा था, उसके बाद कई बार रिविजन अच्छे से नहीं हो पाता था, फिर भी मैं एग्जाम को निकाल लेता था क्योंकि मैं इस एग्जाम के दिन के लिए अलग ढंग से प्रिपरेशन करता था, अपने माइंड को हमेशा तैयार रखता था अलग ढंग से, ठीक है। जैसे मेरा पहला जो थिंग है जो मैं आपको बताने वाला हूं आज, मेरा जो पहला हैक है वो ये है कि सबसे पहले रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। जो पहली बात है वो ये है कि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस। मेरी एक्सपेक्टेशंस हमेशा रियलिस्टिक थी। मैं ये जानता था कि अगर एवरेज प्रिपरेशन रहेगी तो मेरे 25 से 30 क्वेश्चंस ही मुझे ठीक ठाक आएंगे, एग्जैक्ट जिनका आंसर मुझे पता होगा। बाकी क्वेश्चंस में मुझे एलिमिनेट करके ही आंसर निकालना पड़ेगा। ये मेरी रियलिस्टिक अप्रोच थी। मैं ये मानता हूं कि जो बहुत ब्रिलियंट लोग होते हैं उनको थोड़े से क्वेश्चन और ज्यादा आते हैं जो एग्जैक्टली पता होते हैं, जैसे 35 से 40 हो सकता है उनका नंबर, ठीक है। लेकिन एवरेज स्टूडेंट को, जिनने ठीक ठाक प्रिपरेशन किए, जिसने एनसीईआरटी पढ़ रखी है, जिसने लक्ष्मीकांत पढ़ रखी है, स्पेक्ट्रम पढ़ रखी है, उनको 25-30 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो एग्जैक्टली पता होंगे, ठीक है। या हो सकता है किसी को थोड़े से ज्यादा और पता हो, जिनकी तैयारी और अच्छी होगी तो 35 से 40 क्वेश्चंस होंगे। ये मेरी रियलिस्टिक अप्रोच थी। मैं ये जानता था कि भाई मुझे ये पता है कि इन दिनों एग्जाम में 100 बहुत अच्छे नंबर हैं, और 100 की मेरी जो रेसिपी थी वो ये थी कि 60 करेक्ट हो जाए, 30 गलत होंगे क्योंकि मैं रिस्क लूंगा, और 10 मेरे छूट जाएंगे जिनके बारे में मुझे कोई आइडिया ही नहीं है। तो 60 इंटू 2 120 मार्क्स बनेंगे। 30 गलत होने की वजह से जो मेरे नेगेटिव मार्किंग होगी वो -20 होगी। तो मेरे पास ओवरऑल 100 का स्कोर बन जाएगा, और ये मेरी वर्स्ट सिचुएशन होगी। अगर अच्छा रहा तो इससे ऊपर ही जाएगा। अब मैं यहां दिमाग लगाता था कि 25 से 30 यानी 25 से 30 क्वेश्चंस अगर मुझे पूरे आ रहे हैं तो मेरा स्कोर वहां पे 50 to 60 बन जाता था एग्जैक्टली। और बचे जो क्वेश्चंस है, अब मैं कहता कि मान लीजिए कि मैंने 10 क्वेश्चंस छोड़ दिए, कोई टिक नहीं लगाया उनमें, अब बचे क्वेश्चन थे मेरे 60। अब 60 क्वेश्चंस में मैं मान लीजिए 50-50 तक पहुंच जाता हूं, तो 30 मेरे सही हो जाएंगे, 30 मेरे गलत हो जाएंगे। तो वहां पे मुझे फिर से 60 के अप्रोक्सीमेट मार्क्स और मिल जाएंगे, और मेरी ये वाली जो इक्वेशन है कि 60 करेक्ट, 30 इनकरेक्ट और 10 को छोड़ देना, वो पूरी हो जाएगी। तो ये एग्जाम में रखना है। अगर मान लो आपने पेपर खोला और आपको लगा कि यार मुझे तो 25-30 क्वेश्चंस का ही आइडिया लग रहा है, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, और ऐसा ही सबके साथ हो रहा है। जो सेलेक्ट होंगे, जो सेलेक्ट नहीं होंगे, उनकी कंडीशन इससे भी ज्यादा खराब है। तो अपना हौसला बनाए रखना है, ठीक है। अब मान लेते, अब दूसरी चीज पे आता हूं मैं। दूसरी चीज मेरा सीसेट का पेपर की बात है ये, कि आपको कई बार एग्जाम में, ये पहली चीज थी कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। पहली जो चीज थी वो ये थी कि आपको रियलिस्टिक अप्रोच रखनी है। दूसरी चीज जो है, वो जो दूसरी चीज है वो ये है कि आपको पेपर में कम बैक करना पड़ सकता है। पेपर में कम बैक करना पड़ सकता है। ये मेरे 2020 के पेपर में ऐसा हुआ। मेरी कहानी सुनाता हूं मैं आप लोगों को। भाई GS1 मेरा अच्छा चला गया, और मैं इतना खुश हो गया, और सब घर वर सब फोन कर दिया, और बढ़िया पेपर चला गया, इस बार तो मैं ही रैंक लेके आ रहा हूं, इस तरीके से सब मेरे दिमाग में चल रहा था। और मैंने वो 3 घंटे
ऐसे बर्बाद कर दिए। ना मैंने कुछ सी सेट के फॉर्मूले रिवाइज किए, मैं पहले भी सी सेट पढ़ के नहीं गया था उतना, और मैं एग्जाम के मोड से भी कहीं ना कहीं हट गया। और अब सी सेट के पेपर में मेरी कहानी बिगड़ गई। अब कैसे कहानी बिगड़ी? अब वहां पे भाई साहब मेरे को मैथ में तो ये हाल हो रहा था कि मैं क्वेश्चन शुरू करूं और हो ही नहीं रहा है, उत्तर ही नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने पैसेज करना शुरू किया। अब पैसेज में भी रीडिंग की हैबिट नहीं थी मुझे, तो वहां पे भी टाइम लग रहा था, उत्तर की भी कोई गारंटी नहीं थी। तो ये देखा गया कि भाई 1 घंटे से ऊपर हो गया और मैंने कम से कम 15 to 20 पैसेज ही किए होंगे और मैथ तो टच भी नहीं किया। और फिर उसके बाद में लिटरली बता रहा हूं मैं, मेरे रोंगटे खड़े हुए। मुझे लगा कि मेरा सपना आज टूट चुका है, मेरा GS2 इतना खराब हो जाएगा कि मैं कट ऑफ क्रॉस नहीं कर पाऊंगा। GS1 तो पेपर इररिलेवेंट ही हो जाएगा मेरे लिए, कितने भी मार्क्स आए कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मैं प्रीलिम्स क्लियर नहीं कर पाऊंगा। इस तरह का थॉट मेरे दिमाग में आना शुरू हो गया, मेरे रोंगटे खड़े हो गए इसमें। और जब वो रोंगटे खड़े हुए तब मैंने कहीं ना कहीं अपने आप को संभाला कि नहीं, मैंने मेहनत की है, मैंने अपने आप को काम किया, अपने आप को संभाला कि तुम कर सकते हो, तुम उठो, अभी 1 घंटे का समय और बाकी है। और यही स्पिरिट के साथ में मैं फिर से खड़ा हुआ और मैंने 51 क्वेश्चन पे पेपर को खत्म किया। 51 क्वेश्चन पे पेपर को खत्म किया। मेरा सी सेट भी क्लियर हुआ और मेरा प्री भी क्लियर हुआ उस साल। तो कहीं ना कहीं आपको कभी कभी एग्जाम के बीच में आपको कम बैक करना होगा। कई बार होता है कि एग्जाम क्या है, गेम बाय गेम चलता है। एग्जाम क्या है, गेम बाय गेम चलता है। और कैसे गेम बाय गेम चलता है ये देखो, पेपर है ना, एक पेपर को एक मैच की तरह समझो कि अगर मान लेते हैं कि आपकी पॉलिटी बहुत अच्छी है, ठीक है, पॉलिटी बहुत अच्छी है और शुरू में पॉलिटी खुल गई, तो ऐसे मान लो कि पावर प्ले आ गया और बहुत ही कमजोर बॉलर बॉलिंग कर रहा है। और मान लेते हैं कि आपकी हिस्ट्री खराब है और वो हिस्ट्री के क्वेश्चन ही पहले आ गए, तो ये दिमाग लगाना कि अब तेज बॉलिंग हो रही है और बॉलिंग में क्या हो रहा है, स्विंग विंग सब हो रही है, अब आपको डिफेंसिव खेलना है। तो जहां पे आपको सबसे अच्छा आता है वहां पर आपको अग्रेसिव खेलना है, जहां पे आपको खराब आता है वहां पर आपको बचना है कि नेगेटिव कम से कम हो जाएं। इस स्ट्रेटजी के साथ आपको खेलना है और पेपर में कई बार कम बैक करना होगा, ये सच बात है। ऐसा ही हुआ मेरे पास में 2021 के पेपर में। मेरे पास में ऐसी सीरीज थी जिसमें सबसे पहले स्पोर्ट्स से क्वेश्चन खुले और मेरी हो गई हालत खराब। तीनों क्वेश्चन मुझे कहीं ना कहीं आइडिया नहीं था, और आइडिया भी होता तो पढ़ने के बाद होता, पहले तो मैं घबरा गया कि ये कैसा पेपर आ गया है, ठीक है। और इस पेपर में काफी चीजें थी जो उलटफेर हुई मेरे लिए। जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, इसमें नेशनल पार्क, स्पीशीज पे कम क्वेश्चन आए, एनवायरमेंट के क्वेश्चन भी थोड़े चेंज आए थे, थोड़ा बेसिक पे ज्यादा चला गया था, तो भाई हालत हो गई खराब। हिस्ट्री मेरी पहले से ही वीक थी और वहां पे क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आए, मिताक्षरा वाला क्वेश्चन मुझे पता नहीं था, हवा ही नहीं लग रही थी। लेकिन फिर भी मैंने पेपर में अपने आप को कम बैक किया, संभाला। जितने ज्यादा क्वेश्चन मैं सही कर सकता था उतना किया, जितने कम क्वेश्चन मैं गलत कर सकता था उस बात का मैंने ध्यान रखा, और फाइनली मैं 2021 का भी प्रीलिम्स क्लियर करके ले गया। तो आपको कई बार आपको पेपर में कम बैक करना होगा। आपको ऐसे गेंदबाजों का ध्यान रखना होगा जिनको आप कूट सकते हो, आपको उन गेंदबाजों से बचना होगा जिनको खेलने में आपको तकलीफ होती है। जैसे मान लीजिए कि आप स्पिन अच्छा खेलते हो तो स्पिनर्स को आने का वेट करो, और वही स्पिनर आपके लिए इस एग्जाम में पॉलिटी हो जाएंगे, इकोनॉमिक्स हो जाएंगे, एनवायरमेंट हो जाएंगे, साइंस टेक हो जाएंगे। जो खतरनाक गेंदबाज है हमारे लिए, मेरे जैसे के लिए, वो हिस्ट्री है, तो वहां मैं बच जाता हूं। मैंने बताया था कि जो 10 क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं ना, वो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होते हैं। जो 10 क्वेश्चन मैं छोड़ता हूं वो हिस्ट्री के 10 क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि मैं वहां डिफेंसिव खेलता हूं। मेरी हिस्ट्री बहुत अच्छी है एज फार एज द मेंस कंसर्न, बट प्री के में क्या होता है कि मेरे को थोड़े फैक्ट इतने याद नहीं रह पाते हैं, इसलिए हिस्ट्री मेरी प्री में उतनी अच्छी नहीं होती। वहां मैं सोचता हूँ कि यार अगर 50% क्वेश्चन भी सही हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन जब एनवायरमेंट आता है, इकोनॉमी आता है, पॉलिटी आता है, तब मैं उनको कूटता हूं, उनको मैं धुनता हूं। तो ये चीज आपको याद रखनी पड़ेगी कि आपको अपने खेल का आने का इंतजार करना पड़ेगा, अपना सेक्शन खुलने का इंतजार करना पड़ेगा, ठीक है। ये चीज आपको सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है, सबसे ज्यादा ध्यान रखनी है। तीसरी चीज मैं आपको समझाऊंगा कि रियलिस्टिक अप्रोच, कम बैक इन द एग्जाम। थर्ड थिंग जो है वो ये है कि आपको इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ये एग्जाम आईआईटी का एग्जाम नहीं है, नीट का एग्जाम नहीं है। देखो आईआईटी नीट के अंदर क्या होता है कि अगर आप कोचिंग में टॉप कर रहे हो, अगर आप कोचिंग में टॉप कर रहे हो तो आप एग्जाम में भी टॉप करते हो, क्योंकि वहां कॉन्सेप्ट्स होते हैं। और मान लो आपको ग्रेविटी के सारे कॉन्सेप्ट पता है तो आप कोचिंग में भी टॉप करोगे, एग्जाम में भी टॉप करोगे, जो भी क्वेश्चन बने। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ एक डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है? हो सकता है कि विजन के अभ्यास में जो 100 क्वेश्चन आए वो वही 100 क्वेश्चन आए जहां पे मैं बहुत कंफर्टेबल था, और रियल पेपर में
जो 100 क्वेश्चन आए वो वही 100 क्वेश्चन आए जहां मैं कंफर्टेबल नहीं था। तो यहां मैं टॉप किया लेकिन यहां मेरा कट गया। ठीक है, उल्टा भी हो सकता है, यहां वो 100 क्वेश्चन आए जहां मैं बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं था, बुरी तरीके से कटा, लेकिन यहां वो 100 क्वेश्चन आए जहां पे मैं थोड़ा कंफर्टेबल था, एलिमिनेशन का स्कोप था, टेक्निक लगाने का स्कोप था, उत्तर निकालने का स्कोप था, और मेरा चमक गया। तो बिल्कुल भी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है कि मॉक में खराब आ रहे हैं, ये खेल ही बिल्कुल अलग है। दिस इज नॉट अबाउट IIT एग्जाम, नीट एग्जाम एंड एनी अदर एग्जाम। यहां पे खेल है जानने का। जो फैक्ट्स आपको आते हैं वो एग्जाम में फंस गए, टॉप कर जाओगे, और जो फैक्ट्स आपको आते हैं और वो टेस्ट में आए तो वहां टॉप कर जाओगे, और जो फैक्ट्स नहीं आते और वो एग्जाम में आए तो रह जाओगे। इसलिए ऑप्टिमिस्टिक रहिए, वहां पे कुछ भी हो सकता है, सकारात्मक रहिए। हो सकता है कि वहां पर आपका दिन हो सकता है कि आपके एलिमिनेशन टेक्निक्स और आंसर निकालने की टेक्निक आपको वहां हेल्प कर जाए, आपके बेसिक सोर्स से ही अच्छा पेपर आपका हो जाए। तो खुद पे भरोसा रखना है, और जो भी बीत गया उसे भूल जाओ, बीत गई सो बात गई, बस इस बात को ध्यान रखना है। ठीक है, आगे मैं और बात करूंगा कि जब ब्रेक आएगा, मान लीजिए कि GS और CSAT के बीच ब्रेक आया है, तो उसमें थोड़ी सी बात यह है कि आप एग्जाम मोड को मत छोड़ना, बिल्कुल काम रहना, अपने ध्यान को मत अड़ाना। आप पढ़िए मत, पर मेडिटेट रहिए अपने आप में, एक मेडिटेशन वाली सिचुएशन रहिए कि आप कहीं ना कहीं एग्जाम मोड में हैं। एकदम से मैथ के क्वेश्चन पे आना आसान नहीं होगा, GS से एकदम से आना आसान नहीं होगा। तो आप एग्जाम मोड को मेंटेन रखना इन 3 घंटों में, फैल मत जाना कि भाई जैसे मेरा 2020 के बीच हुआ कि मैं 3 घंटे ऐसे बर्बाद कर रहा था, और मैं कहीं ना कहीं माइंड को दूर ले गया एग्जाम मोड से। एग्जाम मोड में रहना होगा, शांत रहिए, काम रहिए, मेडिटेट रहिए, और खा लीजिएगा कुछ ना कुछ। मैंने 2020 के पेपर में खाया भी नहीं था, तो मेरा माइंड वर्क नहीं कर रहा था। मतलब मैं क्वेश्चन शुरू कर रहा हूं, एंड नहीं करना चाहता, मैं पेपर सॉल्व बीच में ही छोड़ दिया, 5 मिनट पहले तो मैं छोड़ दिया पेपर कि बस अब मैं नहीं करूंगा, मेरे हो ही नहीं रहा, मेरा माइंड सोच ही नहीं रहा है। तो फूड मिस मत करना, मेडिटेट रहना, थोड़ा सा मेडिटेट रहना, काम रहना, शांत रहना, खुश रहना। जैसा भी GS1 का पेपर गया, कॉन्फिडेंट रहना, बस आंसर की मिलाने की चिंता मत करना, दोस्तों से अवॉइड करना जो पूछें कि भाई इसका आंसर क्या किया, उसका आंसर क्या किया, उसको अवॉइड करना। ये चीज भी हेल्प करती है आपको, गारंटी है। जैसे पेपर छूटेगा 4:30 बजे, आप लोग उसके बाद करिए ना डिस्कशन कितना करना है, लेकिन बीच में आप बिल्कुल भी डिस्कशन मत करिए। ठीक है, इस चीज का याद रखिए। ठीक है, और एग्जाम में बाउंसर्स मिल सकते हैं, बहुत सारे बाउंसर्स मिल सकते हैं, पर ध्यान रखिएगा बाउंसर्स को निकलने देना, अपने फेवरेट बॉलर्स को आने का वेट करना और उनको धुनना, बस इस चीज को याद रखना। ये मेरा फाइनल सजेशन है। और मेरा एक और सजेशन रहेगा, वो ये रहेगा कि एग्जाम नाइट से पहले आराम से सोइए, काम रहिए, और अपनी प्रिपरेशन पे कॉन्फिडेंट रहिए। 2 बातें मैं हमेशा अपनी प्रिपरेशन में हमेशा लेके चलता हूं। पहला चीज, इस बार जो सीटें हैं वो हैं 1105, तो भैया प्रीलिम्स में निकलेंगे कम से कम 14,000 लोग, आराम से 14,000 लोग प्रीलिम्स में निकलेंगे। तो क्या मैं इतना बड़ा गधा हूं कि मैं इतने बड़े नंबर में नहीं आऊंगा? आस्क योरसेल्फ एंड बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि नहीं, मैं इतना बड़ा स्टूपिड नहीं हूं कि मैं इतने बड़े नंबर में भी नहीं आऊंगा। अपने आप को ये बोलते चलो। दूसरा, अपने आप से एक बात बोलते चलो कि मेरे फैक्ट की प्रिपरेशन इतनी लगभग रहे कि हमसे ना हो पाए तो कोई से ना हो पाए, हमसे ना हो पाए तो कोई से नहीं हो पाए। अगर आप किसी चीज को नहीं जान रहे हो, इसका मतलब मोस्ट ऑफ पीपल भी उस बात को नहीं जान रहे होंगे। इस बात को भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, एग्जाम दे के दिन आपको इस बात को भी ध्यान रखना है। आप पे बहुत बोझ रहेगा, उम्मीदों का बोझ रहेगा, लेकिन आपको कैप्टन कूल की तरह खेलना है। आपको पता है कि ये एग्जाम आपको बना सकता है, बिगाड़ सकता है, आपकी ओवरनाइट जिंदगी को बदल सकता है, लेकिन फिर भी आपको बहुत कूल रहना है। और कूल इस तरीके से रहना है कि आपको रिजल्ट के बिना सिर्फ आपको एक कर्म करना है, और आपका कर्म है कि उस एग्जाम को बेस्ट तरीके से अटेम्प्ट करना। उस कर्म पे फोकस करिए, रिजल्ट पे बिल्कुल फोकस मत करिए। ये दिन है, इस दिन आपको निष्काम कर्मा की थ्योरी को समझने की जरूरत रहेगी। आप बिल्कुल निष्काम होके करिए बस। और याद रखना गांधी जी का वो लाइन याद रखना, फुल एफर्ट इज द फुल विक्ट्री, फुल एफर्ट्स इज द फुल विक्ट्री, जो एक टैगलाइन रहेगी हमारे लिए इस एग्जाम के अंदर। मेरी पूरी शुभकामनाएं आपके साथ में हैं। मैं हर दिन ये मानता हूं कि जो भी मेहनती इंसान है, ईमानदारी से मेहनत कर रहा है, उसे सक्सेस जरूर मिले। यही मेरी शुभकामनाएं हैं। जिंदगी बदल देने वाला एग्जाम है गाइस। हम यहाँ पे कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, कोई भी रिस्क नहीं ले सकते, लेकिन याद रखना जितना कूल रहोगे उतना बेटर अटेम्प्ट कर पाओगे। जो चीजें मैंने आप लोगों को यहाँ बताई हैं, उन चीजों का प्लीज एग्जाम में ध्यान रखना। बाकी कुछ चीजें हैं, खाना टाइम पे खा लेना,
टाइम से सेंटर पे पहुंच जाना, वो एक नॉर्मल चीजें हैं जो शायद आपको हर कोई बताएगा, लेकिन जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो शायद हर कोई नहीं बता सकता अनटिल अनलेस उस इंसान ने उन चीजों को महसूस नहीं किया है। ठीक है, इसी के साथ मैं आपसे आज विदा लेता हूं। और मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आप मेरे से किस तरह के वीडियो और चाहते हैं, मैं उन चीजों पे जरूर वीडियो बनाऊंगा। थैंक यू सो मच गाइस, ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट एंड ऑल द बेस्ट। 28 में इस बार फोड़ना है, बस इतना आपको याद रखना। बम्पर सीटें हैं, बम्पर सीटें, ये मौका फिर नहीं आने वाला, इस बार ये मौका हमारे हाथ से नहीं चूकना चाहिए। ठीक है, और प्रीलिम के बाद में मेंस में भी मैं आपके साथ रहूंगा, मैं इतनी मेहनत करवाऊंगा आपको मेरे साथ लेकर के, जितना भी वैल्यू एडिशन है अभी अनाउंस कर रहा हूं मैं अभी अनाउंस कर रहा हूं, जितना भी वैल्यू एडिशन मटेरियल होगा मेंस में मार्क्स को बढ़ाने के लिए, उसका स्पेशल क्रैश कोर्स मैं खुद चलाऊंगा यूट्यूब पर आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट। दूसरा, मैं अपने ऑप्शनल का क्रैश कोर्स भी यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाऊंगा। ये 2 अनाउंसमेंट मैं आज खुद कर रहा हूं। ठीक है, तो उस चीज की बिल्कुल टेंशन मत करो, बस आप प्री निकालो। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस, वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।